ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट चल रहा, ठीक है। और अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो टाउनसेंड थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि अगर हम गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो इससे उसकी ब्रेक डाउन पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे पास्चन ने ये प्रेशर का इफ़ेक्ट जो है वो बताया है। मगर इसने जो है ये कहा है कि ये जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो डिपेंड करता है, वो फंक्शन है प्रेशर का भी और गैप लेंथ का भी, ठीक है। गैप लेंथ क्या है कि यानी अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल वो कंटेनर है जिसमें हमने गैस पार्टिकल रखा है, सही है। और ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच जो लेंथ है उसको हम गैप लेंथ कहते हैं। वो ये है, सही है। दो पार्टिकल्स के बीच जो लेंथ है उसको हम गैप लेंथ कहते हैं, सही। सो द ब्रेक डाउन वोल्टेज इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड गैप लेंथ बोथ, सही है। तो यानी सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, यानी अकेले पे नहीं है। तो इसको हम कहते हैं क्या, पास चल रहा, ठीक है। तो okay, so Paschen law is an equation that gives the breakdown voltage. It states that the voltage necessary to start the a discharge or the electric arc between two electrode in a gas is a function of pressure and gap length। सही, यानी प्रेशर पे और गैप लेंथ पे डिपेंड करता है, सही है। अब ये किस तरह डिपेंड करता है वो अब हम यानी इसको बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट से मैं आपको समझाऊंगा। तो इसने जो कर्व ड्रा किया है इसके लिए वो ये है, सही। अच्छा, सो ये यूं जो है यानी में ये है ब्रेक डाउन वोल्टेज, और ये पी डी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड गैप लेंथ, ये मिली पास्कल में है, सही। ओके, ये वोल्ट्स में है। तो ये कर्व कुछ यूं है कि जब पी डी प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, यानी ये तो कम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कम है, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। अब जो आप इसको पी डी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो ब्रेक डाउन वोल्टेज की वैल्यू कम होती जा रही है। तो जब कम होती जा रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन वोल्टेज के कम होने का मतलब है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, यहाँ पे ब्रेक डाउन के चांसेस ज़्यादा हैं, और यहाँ पे ब्रेक डाउन वोल्टेज के चांसेस कम हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक ख़ास रीजन के बाद, एक ख़ास पॉइंट के बाद फिर पीडी की वैल्यू जब और बढ़ गई, सही है, तो इससे ब्रेक डाउन की वोल्टेज बढ़ना शुरू हुई, और बढ़ते बढ़ते और भी बढ़ गई, सही है। और इतनी बढ़ गई कि अपनी इनिशियल वैल्यू से भी बढ़ गई, सही। ये देखें अब, नाउ द ब्रेक डाउन वोल्टेज हैज़ बीन इंक्रीज्ड मोर मोर देन द इनिशियल वैल्यू ऑफ द ब्रेक डाउन वोल्टेज। सो अब यहाँ पे ब्रेक डाउन वोल्टेज के होने का क्या ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे इतनी आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होगा, सही है। यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतना डाइलेक्ट्रिक के लिए अच्छा है, यानी वो इतना अच्छा डाइलेक्ट्रिक होगा। यहाँ पे ब्रेक डाउन वोल्टेज वो बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है। सो यहाँ पे ब्रेक डाउन के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, ये एक अच्छा इंसुलेटर नहीं होगा, और यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है। तो अच्छा, अब ये कर्व क्यों इस तरह पैटर्न। तो खत्म वाले हाले 10 सही था। अच्छा, अब ये इस तरह पैटर्न क्यों फॉलो कर रहा है, सही। वो उसकी वजह ये है कि अ, अब इस एक एक्सपेरिमेंट से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि स्टार्ट में ये ज़्यादा था, फिर ये वी की वैल्यू कम होगी, और फिर जो है ज़्यादा हुआ और भी ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ गैसेस के लिए इसने वो बनाया है। पैटर्न आलमोस्ट सबका सेम ही है, थोड़ी बहुत इसमें वेरिएशन है।
और वो ये है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन गेज के लिए इस तरह डॉटेड उससे शो किया है। और फिर जो है यानी ये आर्गन गेज के लिए सही है। और इस तरह नियॉन गेज के लिए। तो ये जो है ठीक है। अच्छा, तो अब वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने क्या किया कि लो प्रेशर लिया, ठीक है। लो प्रेशर का मतलब है कि अमाउंट पार्टिकल्स की जो मकदार है वो कम है। सही है। तो यानी जिस तरह आप गाड़ियों में अपनी सीएनजी का प्रेशर वो चेक करते हैं कि कितनी इसमें सीएनजी ज़्यादा है या कम है, तो आप प्रेशर के गेज से चेक करते हैं। यानी बानट उठा के वो आप उससे आप वहाँ पे जो गेज है उससे आप चेक करते हैं कि अब वो प्रेशर, वो तो असल में आपको प्रेशर बता रहा होता है। और प्रेशर से ही आप गैस की जो मकदार है उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्योंकि प्रेशर जितना गैस के पार्टिकल ज़्यादा होंगे उतना जो है उसका मतलब है कि प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जितना जो है पार्टिकल्स की मकदार कम होगी यानी गैस की मकदार कम होगी तो प्रेशर कम होगा, सही। ओके, सो इसने पहले ये किया कि प्रेशर जो है वो बहुत ही लो रखा। तो प्रेशर बहुत लो रखने का मतलब ये है कि जो गैप लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगा। यानी ज़ाहिर बात है कंटेनर का जो इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज ट्यूब है उसका जो लेंथ है वो इन तीनों में सेम लिया है, ठीक है। तो गैप लेंथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो P की वैल्यू कम है मगर D की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, सही है। तो D की वैल्यू ज़्यादा है तो प्रेशर कम होने की वजह से यानी इनकी मकदार कम है पार्टिकल्स की। तो जब ये पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं तो जो आयनाइजेशन होती है वो लो आयनाइजेशन होगी। उसकी वजह ये है कि पार्टिकल्स की जो मकदार है, अमाउंट है, वो बहुत कम है, ठीक है। तो यानी जितने पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे उतना जो है यानी वो एक दूसरे से यानी स्ट्राइक अगर अगर पहले से वो हैं ठीक है, यानी एक एक अगर एक एक को भी प्रोड्यूस कर रहा है, अगर 10 हैं तो 10 अगर एक एक को भी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आयनाइजेशन लो होगी यानी पीडी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यानी यानी आपका ये गिल्ला था कि चूंकि पार्टिकल्स कम है तो इसकी आयनाइजेशन कम है। तो अब हमने पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, मगर अब पार्टिकल्स तो बढ़ गए हैं मगर फिर भी लो आयनाइजेशन होगी। उसकी वजह ये है कि पार्ट गैप लेंथ बहुत कम है। और गैप लेंथ कम होने की वजह से इन पार्टिकल्स को इतना वो नहीं मिल रहा, इतनी गैप नहीं मिल रही, इतनी स्पीड काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं मिल रही कि ये इससे स्ट्राइक करेंगे। इतनी कंजेशन है कि ये अगर इसको स्ट्राइक करेंगे भी तो जस्ट टच कर लेंगे। तो वो इतनी काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं है कि वो इससे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सके, यानी इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल से क्या है, कम है। और आयनाइजेशन तो तब होगी जब काइनेटिक एनर्जी इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मगर अगर ये ज़्यादा होता, ठीक है, ये गैप लेंथ थोड़ा ज़्यादा होता तो आयनाइजेशन पर यानी इनको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिलती, काइनेटिक एनर्जी इनको यहाँ से मिल रही है कि फील्ड हमने प्रोवाइड किया है। तो वो यानी मगर कंजेशन इतनी है कि आयनाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने पी और डी मीडियम लिया है, यानी पी इससे ज़्यादा है, ठीक है, और इसके मुकाबले में कम है। और डी जो है, डी भी इसके मुकाबले में कम है और इसके मुकाबले में ज़्यादा है, यानी ये दिस पोर्शन इज द मीडियम ऑफ दीज टू, ठीक है। इसमें पी बहुत ज़्यादा, सॉरी पी बहुत कम तो डी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो डी इंतहाई कम, सही। यहाँ पे हमने पी भी मीडियम लिया है और डी भी मीडियम लिया है। तो अब क्या हुआ कि पार्टिकल्स इतने कम भी नहीं हैं कि आयनाइजेशन कम हो, और इतनी गैप लेंथ भी इतनी कम नहीं है कि बिल्कुल इनको चांस ही ना मिले कि वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करे और
इसको स्ट्राइक करने से ये वो करें, तो यहाँ पे आप आयनाइजेशन हाई होगी, यहाँ पे आयनाइजेशन लो, यहाँ पे आयनाइजेशन लो, यहाँ पे आयनाइजेशन हाई। और यही चीज जो है कर्व भी बता रही है कि जब पी डी की वैल्यू कम है प्रोडक्ट, ठीक है, जब मीडियम है, देखिए पी डी की वैल्यू, या ये देखिए पीडी की वैल्यू जब मीडियम है यानी प्रोडक्ट की, ठीक है, तो वो मीडियम, जब लो है, ठीक है, तब बी आयनाइजेशन कम है, यानी बी की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आयनाइजेशन कम होगी, सही है। और बी की वैल्यू जितनी कम होगी तो इतनी आयनाइजेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आयनाइजेशन हाई आयनाइजेशन होगी, ठीक है, हाई आयनाइजेशन। और इस पॉइंट पे आयनाइजेशन लो होगी, सही। और इस पॉइंट पे भी आयनाइजेशन लो होगी। तो पीडी की वैल्यू आपने मीडियम लिया, ठीक है, तो मीडियम से देखिए वो जो है यानी वी की वैल्यू कम होगी, और वी की वैल्यू कम होने का मतलब है कि यहाँ पे आयनाइजेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर आप वी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी डिराइव्ड उसका रिजल्ट है सिर्फ, और ये है बी पी डी डिवाइडेड बाई एल एन ऑफ पी डी ए डिवाइडेड बाई के, सही। इसमें कुछ पी तो प्रेशर है, डी गैप लेंथ है, और ए और बी ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। और ए एंड बी आर द कांस्टेंट यूनिक फॉर ईच केसेस, और अल्फा के जो है वो अल्फा डी के बराबर है। अल्फा तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, और डी जो है वो फिर गैप लेंथ है, सही। तो इस पे ये एक छोटा सा वो है एग्जाम्पल भी है, और वो ये है कि प्रेशर इन्होंने दिया है 1.013 बार, ठीक है, और ए की वैल्यू बी है, ठीक है, और बी की वैल्यू बी गिवन है, और के की वैल्यू भी गिवन है, और गैप लेंथ यानी डी की वैल्यू भी गिवन है, यानी ए वैल्यू भी है, और बी की वैल्यू भी है, और पी और डी की भी है, और के इन्होंने ऑलरेडी डायरेक्ट दे दिया है, सही। तो इस के थ्रू फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, और आपने आंसर फाइंड करना है, सही। SF6 gas as insulator, it has a high dielectric strength, ठीक है, और इट हैज़ a good arc quenching property, बट इसमें मसले हैं, वो मसले क्या हैं कि ये जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, सही। और ये जो है ग्रीन हाउस केस हम उसको कह सकते हैं, और ये जो है यानी ये ग्रीन हाउस गैस है, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ SF6 गैस इज फाउंड इन अपर एटमॉस्फेयर। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री is looking for alternate gas or mixture of SF6 gas with other gas। अब अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ठीक है कि इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, एक अच्छा इंसुलेटर है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के हवाले से, मगर ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। तो अगर इस फैक्टर को आप देखेंगे तो फिर ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, तो एक दूसरा मसला है इसमें। तो अगर बिल्कुल हम यूज़ नहीं करेंगे तो हम एक अच्छी इंसुलेटर को हम खो देंगे, और अगर यूज़ करेंगे तो फिर एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है। तो इसका हल इन्होंने ये भी कहा है कि आप इसको दूसरे गैसेस के साथ क्या करें, उसका मिक्सचर निकाल दें, ठीक है, दूसरे गैसेस के साथ उसको मिक्सचर कर दें। तो इतना यानी मिक्सचर करने का ये होगा कि आप इसको इस तरह बना दें कि इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा इफेक्ट ना हो, ठीक है, और ये जो है एनवायरमेंटल को भी ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। तो ये ठीक है। तो रिसर्चर्स ने मुख्तलिफ जो है वो ये देखें, ठीक है, 100% SF6 है तो उसका जो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ है वो 89 केवी पर सेंटीमीटर है, सही। अब मुख्तलिफ मिक्सअप्स के साथ इसका वो इन्होंने देखा है 1% SF6 और 99% नाइट्रोजन लिया है, तो उसका डायरेक्ट जाहिर बात है वो कम हो गया 80 केवी पर सेंटीमीटर, ठीक है, और 10% SF6 दिया है विद 90% नाइट्रोजन, तो ये 20% SF6। अच्छा, ये नाइट्रोजन के साथ फिर इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दिया है, फिर इन्होंने एयर के साथ दिया है, ठीक है। तो it was the researchers suggested that 40% SF6 and 60% of the nitrogen mixture have all the dielectric characteristics,
ठीक है, और ये जो है कह रहे हैं कि ये एनवायरनमेंट को भी इतना नुकसान नहीं पहुंचता। तो 40% SF6 और 60% नाइट्रोजन, ये होगा काफ़ी इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस, ये जो है मैंने आप पहले भी जिक्र किया था। ठीक है, यानी हम इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट पे मैंने आपको बताया था कि वो गैसेस जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेते हैं और वो अपने ऊपर एक नेगेटिव आयन बना देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए SF6 है, इलेक्ट्रॉन के साथ जब हमने इलेक्ट्रॉन से इसको वो हिट किया तो इसने इसको एब्जॉर्ब किया और इस पे एक नेगेटिव आयन आ गया। चूंकि ये गैस है और इसमें नेगेटिव आयन भी है तो इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस बोलेंगे। ठीक है, तो SF6 has excellent insulating strength because of its affinity for electrons। ठीक है, whenever a free electron collide with, अच्छा हमें जो है whenever a free electron collide with the neutral gas molecule to form negative ions, the electron is absorbed by the neutral gas molecules। अच्छा, जब आपको पता है कि वो जो एवलांच काज होता है तो इन इलेक्ट्रॉन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। सही है, इलेक्ट्रॉन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी आयनाइजेशन। ठीक है, और ये फिर सेकेंडरी आयनाइजेशन की तरफ बढ़ जाता है, यानी एक एक जो है वो स्ट्राइक करता जाता है और न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स बनाता जाता है। तो जिससे आयनाइजेशन, डायलेक्ट्रिक्स की आयनाइजेशन बहुत तेज़ी से क्विकली हो जाती है, और हम ये नहीं चाहते कि डायलेक्ट्रिक वो जल्दी आयनाइज्ड हो। ठीक है, जो जल्दी आयनाइज्ड होगा तो वो तो अच्छा डायरेक्ट नहीं कहलाएगा। अब मसला क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रोड्यूस हुए हैं, ये न्यूट्रल पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करके और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन फिर और दूसरे न्यूट्रल पार्टिकल के साथ, और फिर वो उससे इलेक्ट्रॉन बनते हैं, फिर वो दूसरे न्यूट्रल पार्टिकल। तो अगर अब हम इस तरह कुछ करें कि ये इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं हम इसको यानी बीच में से खाते जाएं, रिमूव करते जाएं। ठीक है, तो वो फिर इस काबिल नहीं होगी कि वो दूसरे से स्ट्राइक करेंगे। सही, तो अब ये ऐसा यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस हैं, सही, तो जब इनके साथ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन बीच में से गायब हो जाएगा। सही है, ये इलेक्ट्रॉन बीच में से गायब हो जाएगा और जो है यानी जो जो ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसको भी एक SF6 का एक पार्ट, यानी कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस, ठीक है, वो उसको यहाँ पे चूंकि हम SF6 का वो ले रहे हैं तो मैं बार बार इसी SF6 का, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन का सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस, ठीक है ना, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इस ये भी यानी अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में से अब अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन अगर फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स में होना था, ठीक है, तो अब उसके चांसेस जो है वो अब 20 मिनट्स तक या 30 मिनट्स तक, ठीक है ना, वो बढ़ गए। ठीक है ना, अब जो है उसकी स्पीड कम हो गई। वो क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थे कि वो स्ट्राइक करें किसी भी उसके साथ, पार्टिकल्स के साथ, और वो जो है यानी दूसरे न्यूट्रल पार्टिकल को भी आयनाइज करें, तो वो चीज़ जो है वो बीच में से ख़त्म हो गई। तो ये उसका जो है वो फ़ायदा है किस चीज़ का, इलेक्ट्रोनेगेटिव केसेस का। सही, अच्छा, ये SF6 की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि SF6 आर्क पिंचिंग के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, बेटर इंसुलेटिंग इन आर्क पिंचिंग प्रॉपर्टीज देन एयर एट एन इक्वल प्रेशर। ठीक है, इक्वल प्रेशर पे ये जो है उससे एयर से इसकी आर्क पिंचिंग ज़्यादा है। इट हैज़ द इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड मच above 14 kg per centimeter square unless the gas is heated to avoid liquefaction। ठीक है, तो ये लिक्विफेक्शन की बात यहाँ पे भी हुई है कि SF6 is a vapor, it can be liquefied at moderate pressure and stored in a steel cylinder। ठीक है, ये वेपर्स की फॉर्म में होता है, मगर इसको ये जब हम इस पे प्रेशर बढ़ा देंगे तो
ये लिक्विफाई भी हो सकता है और ये यानी उसमें सिलेंडर्स में स्टोर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 14 केजी पर सेंटीमीटर से ज़्यादा आप इसको वो यूज़ नहीं कर सकते, वरना तो फिर ये लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आपको पता है गैसेस का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल है, ठीक है, पावर सिस्टम में। तो यानी पहले तो एग्जांपल्स हैं, एयर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और SF6 हैं, एक्सेट्रा। और कहाँ कहाँ पे इनका वो है, ये नाइट्रोजन हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज एज एयर, carbon dioxide has almost the same dielectric strength as air, but it is a better arc quenching medium at moderate currents, ठीक है। ऑक्सीजन इज ए गुड, तो हर एक थोड़ी फीचर्स जो हैं बयान हुई। हाइड्रोजन हैज बेटर आर्क quenching प्रॉपर्टी बट इट हैज लोअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू एयर, ठीक है। तो डिपेंड करता है इसकी एप्लीकेशन पे। अगर आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एज ए इंसुलेटर चाहिए तो फिर आप हाइड्रोजन को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम है। मगर अगर आपको एक अच्छा वो चाहिए, आर्क पिंचिंग प्रॉपर्टी वाला चाहिए, तो फिर इट हैज़ हाई आर्क पिंचिंग, ठीक है, एज कम्पेयर टू द एयर। Okay. Also, if hydrogen is contaminated with air, it forms an explosive mixture, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लोसिव मिक्सर के तौर पे चाहिए तो फिर आप इसको एयर के साथ मिक्स करके, यानी जिस तरह हाइड्रोजन बम का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। इसी तरह SF6 हैज आउटस्टैंडिंग आर्क फिनिशिंग प्रॉपर्टीज एंड गुड डाइलेक्ट्रिक, इनमें दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं मौजूद हैं। ऑफ ऑल दीज गैसेस SF6 एंड एयर आर यूज इन कमर्शियल गैस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स में भी इनका इस्तेमाल है, ठीक है। तो ये जो है यानी गैसेस के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, कि पावर सिस्टम में किधर किधर ये इस्तेमाल होते हैं, सबस्टेशन में, सर्किट ब्रेकर्स में, ठीक है, इस तरह। और इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस का क्या फ़ायदा है, तो ये। और SF6 अगर एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप इसको दूसरे गैसेस के साथ मिक्स अप कर दें, ठीक है। और ये पास्टन लॉ का इक्वेशन क्या है, v इज फंक्शन ऑफ p एंड d। और ये जो है इसका कर्व है, और कर्व यहाँ पे कम क्यों है v और यहाँ पे ज़्यादा क्यों है, तो उसके मैं इस एक्सपेरिमेंट से मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, फिर इस तरह है कि मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है? और फिर मैं मीटिंग को लीव कर दूँगा। ओके, थैंक यू।